हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी गोना रिवाइज द सैलरी हेड इनकम टैक्स में 3 सेक्शन ही हैं इसके 15, 16 एंड 17। क्योंकि ये आपका पहला हेड है तो इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 4 डील करता है इससे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम 14 से लेके कितना 59। उसका पार्ट ए में आपका क्या आता है, सैलरीज। ऑब्वियसली टेंशन ना लो, मैं यहां से अपनी कंपैक्ट बुक से नहीं करवा रहा हूं, ये कंपैक्ट वाले नोट्स हैं, इसमें नहीं जा रहे हम। एज यूजुअल कहां जा रहे हैं अपने हैंड रिटन 100% फुल कवरेज एंड सिर्फ कितने पेज 3 आपकी स्क्रीन पे है, पहले देख सकते हैं। एक पेज ये वैसे खाली है, सेकंड एंड व्हाट फुल टू एक एक आइटम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं। सो देखिए, सैलरी सेक्शन 15 से 17, लेकिन यहां रेड विथ हमें 2 सेक्शन लेके चलने हैं। सेक्शन 10 आप सारे जानते हैं, मदर सेक्शन है एग्जाम्पशंस का, और सेक्शन नंबर 89 में हमें मिलता है रिलीफ ऑफ टैक्स। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 सेक्शन तो हैं, लेकिन ये 2 इस साइड में आपको साथ में करने होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक्स में क्या ध्यान रखना है, सैलरी हेड में इनकम आने के लिए एक संबंध होना चाहिए किस चीज का, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। दैट रिलेशनशिप इज व्हाट मस्ट। जैसे मेरा और आपका ये रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मेरी इनकम इस साइड में नहीं आती, कहां जाती है, पीजीबीपी हेड में। एम्प्लॉयर क्या हो सकते हैं, मे बी मोर देन वन। कोई भी वर्ड, जैसे मैंने थोड़ा एब्रिविएशन इस्तेमाल किया था, कोई बच्चा जैसे लिखना चाहे फुल टू लिख सकता है, अप टू यू गाइस। एम्प्लॉय में भी क्या फुल टाइम और पार्ट टाइम। अब ये कुछ उदाहरण के रूप में है, जैसे हमें देखना होता है कौन से हेड में हमारी इनकम जाएगी। मान लीजिए आप एक एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, कुछ भी कह लीजिए। आप मान लीजिए धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर की कंपनी में आप एम्प्लॉयड हैं। चाहे आप एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया, आपकी इनकम एज फॉर सैलरी हेड में ही जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप जो भी फिल्में साइन करते हैं, अलग अलग फिल्म का अलग अलग आपका क्या रहता है, नेगोशिएशन रहता है। अलग अलग प्रोड्यूसर की फिल्में साइन करते हैं, आप फीस लेते हैं। तो अगर आप फीस पर फिल्म ले रहे हैं तो आपकी इनकम इस हेड में ना आके कहां जाएगी, पीजीबीपी में। आप डायरेक्टर हैं तो आप सारे जानते हैं डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो डायरेक्टर होते हैं जो ड्यूल कैपेसिटी में होते हैं, मतलब वो डायरेक्टर के साथ साथ क्या है, स्वाभाविक है वो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। जैसे आप ईडी कह सकते हो, मतलब कुछ चीजें और भी आपने एड ऑन करनी हो तो आप यू गाइस, क्योंकि नॉर्मल क्लास में तो बहुत गहराई में सब कुछ करवाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली 3 पेज में कवरेज पूरा है। और अगर आप तो नेचुरल आप साथ में एम्प्लॉय भी हैं। इसके 2 एग्जांपल रहते हैं, एमडी एंड डब्ल्यूटीडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। तो जो आपको रेम्युनरेशन मिलेगी सैलरी हेड में जाएगी। लेकिन अगर आप प्योरली डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको जो कुछ मिलेगा कहां जाएगा, अदर सोर्सेस में। फर्म वर्सेस पार्टनर, ध्यान दीजिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो 2 अलग व्यक्ति होते हैं। आप अगर पार्टनर हैं, किसी फर्म में हैं, तो फर्म एंड पार्टनर आर नथिंग बट व्हाट, दे आर द सेम पर्सन। सो इसलिए पार्टनर को अगर कोई रेम्युनरेशन मिल रही है वो सैलरी हेड में नहीं आएगी, कहां जाएगी, पीजीबीपी हेड में। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या एमएलए हैं, आपको भी सैलरी रेम्युनरेशन मिलता है, लेकिन आप तो खुद देश को चला रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों सेम ही हो गए एक तरह से कह लीजिए। तो आपकी इनकम इस साइड में ना आके कहां जाएगी, अदर सोर्सेस। समटाइम्स क्या होता है, आप अपनी सैलरी इनकम को छोड़ देते हैं। जैसे 1 महीना काम किया, 4 महीने काम किया, जो भी आपने एम्प्लॉयर को कहा जा जी ले अपनी जिंदगी में, तेरे से तनख्वाह ही नहीं लेता, इसे कहते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी। तो आपका दिल अगर इतना महान है कि आप तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, इनकम टैक्स कहता हम तो खुद मांगने वालों में से हैं, हम तो तुम्हारी क्या मान के चलेंगे, इसे इनकम मान के चलेंगे, आपको टैक्स ठुकेगा ही ठुकेगा, आपको मिली है सैलरी या नहीं, क्योंकि आपने छोड़ दी। तो ये टैक्सेबल एस का मतलब यहां नोट्स में सैलरी ही रहेगा, क्योंकि इसे क्या मान लिया जाएगा, आप एक तरह से एप्लीकेशन है यूज कि आपने तनख्वाह ली और उसे
जो भी है यूज कर लिया। एक होता है आपने सैलरी ली ही नहीं, आपने स्ट्रेट अवे किसको दे दी, ली तो यहां पे भी नहीं है, यहां छोड़ दिया आपने एम्प्लॉयर की तरफ। यहां आपने अपनी सैलरी इनकम सरेंडर कर दी है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स उसके अंडर आता है, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप तो टैक्स क्या पूरी तनख्वाही दे रहे हो, फिर आपके ऊपर तो टैक्स हम क्या लगाएंगे, इतने भी हम खराब नहीं है। सो ये टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी हेड में। पहला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 15, चार्जेबल है, या आसान भाषा में आप इसे कंडीशन टाइप भी कह सकते हैं। ये एक बड़ी चीज कहता है, सैलरी पे टैक्स कब लगेगा, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इनकम टैक्स कहता है यार, डिपार्टमेंट कहता है हमें भी पैसे चाहिए, थोड़ा जल्दी चाहिए। आपको सैलरी मिली या नहीं मिली, मतलब अगर वो ड्यू भी हो गई है, नहीं भी मिली है, हम तो टैक्स ठोक देंगे। और रिसीट बेसिस का मतलब क्या, अभी ड्यू नहीं हुआ, मतलब आपने पैसे क्या ले लिए हैं, एडवांस में ले लिए हैं, तो हम आपको टैक्स ठोक देंगे। तो इसलिए विच एवर इज व्हाट अर्लियर। तो एडवांस वगैरह लेने में हो क्या सकता है, इस साल 12 महीने होते हैं, बट मान लो आपने 15 महीने की तनख्वाह ले ली, पहले ले लिए ना आने वाले साल के, तो इससे क्या होगा, आपकी इनकम का स्लैब रेट क्या हो जाएगा, इस साल ऊपर वाले में आ जाओगे। तो इसलिए आपको 89 में क्या मिल जाता है, रिलीफ मिलता है, जो हम बात कर रहे थे। अगर आपने एडवांस लिया है, या समटाइम्स क्या होता है, सैलरी इनकम बढ़ जाती है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। किससे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मींस पे कमीशन आया, उसने नए सैलरी रेट निकाल दिया और उसने कहा सैलरी बढ़ेगी आज से नहीं, पिछले 2 साल से। तो पिछले 2 साल तो टैक्स लगा ही नहीं था, तो नेचुरल है पिछले 2 साल का पैसा आपको क्या हुआ होगा, इस साल मिल गया, तो इसलिए आपकी इनकम शूट हो गई कहां, बड़े वाले स्लैब में। तो स्वाभाविक है आपको क्या मिलना चाहिए, टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि हमें जब सैलरी इनकम निकालनी होती है, सबसे पहले हम देखते हैं स्केल, या जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड ऑफ पे। देखिए पहली बात, आप सबको अपना आरपीवाई पता होना चाहिए। आरपीवाई तो आप सारे जानते हैं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 25-26, उसकी इनकम निकालनी है, राइट। तो होता क्या है, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया है 1 अप्रैल 2023 को, या मान लो एक साथ कब ज्वाइन किया, 23 को, 2 एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं। और जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो एक स्केल ऑफ पे होता है इस ढंग से, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई 50,000 से, ये 1000 क्या लिखा है सर, इसका मतलब है हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा 1000 जब तक तनख्वाह कितनी ना हो जाए 70,000। उसके बाद इंक्रीमेंट कितना स्टार्ट हो गया, 2-2000, यूं कह लीजिए, राइट। सो हाउ टू कंप्यूट, इसे हम कहते हैं बेसिक सैलरी, किस तरह से हम आरपीवाई की निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम मान लें कि आप ज्वाइन हुए हैं, कब ज्वाइन हुए हैं, 1/7/23 को ज्वाइन हुए हैं, तो 1/7/23 से लेकर के 12 महीने कहां कंप्लीट होंगे, 30/6/24 तक। तो आपकी तनख्वाह 50,000, फिर 1000 रुपए बढ़ गए 51,000। तो मैंने ये 3 इस तरह से ईयर का बनाया, 3 इसलिए बनाया, मेरे को मालूम है मेरा आरपीवाई क्या है, 25-26 है। तो जब मैंने यहां देखा ना ये 25 दिख गया, तो देखिए 25 पे मैंने हाईलाइटर लगाया, तो ये लेकिन कहां गया, 30/6/25 तक गया, जबकि मुझे मालूम है मेरा आरपीवाई तो कहां से स्टार्ट होता है, 1/4/25 से 31 मार्च 26। दैट मीन्स मुझे पता चल गया 30/6/25 तक 1/4/25 से साल स्टार्ट होगा, तो 3 महीने मेरी तनख्वाह कितनी है, 51,000। अगला जो आपका यहां पे स्केल ऑफ पे दिख रहा है, ये जा रहा है 30/6/26 तक, बट मुझे तो मालूम है यहां 1/7/25 से मेरा साल कहां खत्म हो जाना है, तो 9 महीने में मेरी तनख्वाह कितनी होगी, 52,000। इसको ऐड कर लीजिए, इसे हम कहते हैं बेसिक पे। तो सबसे पहले यही होता है, आप अपना बेसिक निकालना सीखिए। सेक्शन नंबर 16 में आती हैं डिडक्शंस। 16 में आती है डिडक्शन कि आपकी कुछ तनख्वाह में से हिस्सा माफ कर दिया जाएगा। तो यहां पे हमें 2 सिचुएशन पे ध्यान रखना, आप कौन सी टैक्स रिजीम में आ रहे हैं। एक कौन सी है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, और दूसरी कौन सी है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो देखिए 3 डिडक्शंस आपको मिल रही हैं, 16 का 1 का A, 2 एंड 3। इस तरह से सेक्शन चाहे तो इतना थ्रस्ट देने की आवश्यकता नहीं, बस इतना भी पता हो चलेगा सेक्शन 16 में क्या है। 3 डिडक्शन है। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड फ्लैट अमाउंट आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए ऑप्शनल में आपका अमाउंट ये बनता है 50,000 रुपए, या फिर जो आपकी एनुअल क्या है, S4, S का मतलब वही है भैया सैलरी, मतलब विच एवर इज क्या है, ये साइन डाल दिया मैंने, विच एवर इज लेस, मतलब मोटा मोटा कह लो मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 50,000। लेकिन डिफॉल्ट में आपको कितनी दे दी गई है, 75,000। मतलब पहले पूरी सैलरी निकालो, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी के बाद क्या माइनस हो जाएगा उसमें से डिडक्शन, फिर आपकी क्या आ जाएगी, नेट सैलरी या टैक्सेबल सैलरी आप कह लो।
एंटरटेनमेंट अलाउंस, ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो हम अलाउंसेस पढ़ेंगे सेक्शन 17 में। सिंपल मतलब होता है, अलाउंस का मतलब है कैश में कुछ मिला है। 100% अलाउंस किस में होता है? मॉनेटरी होता है, कैश में होता है, काइंड में नहीं होता। लेकिन ये डिडक्शन जो है सिर्फ किसको मिलनी है? ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो भी कौन से में? अगर आप कौन से रिजीम में है? ऑप्शनल में है। डिफॉल्ट में भैया, डिफॉल्ट में सिर्फ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बढ़ा दी गई है लेकिन 2 डिडक्शन हटा दी गई है। लेकिन अब एंटरटेनमेंट अलाउंस से रिलेटेड पहले नॉलेज लेना होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले आता है फुली टैक्सेबल अलाउंस है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले तो आप क्या करें, अपनी सैलरी इनकम में उसे क्या कर दें? एज फॉर सैलरी में ऐड कर दीजिए। देयर आफ्टर आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन। वो भी कब? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और डिडक्शन मैक्सिमम मिलनी है 5,000 मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहां 3 लिमिट्स दिख रही हैं और मैंने क्या लिख के दिया? लीस्ट ऑफ, मतलब विच एवर इज लेस। तो पहली क्या है? जितना आपको अलाउंस मिल गया, जितना अलाउंस मिल गया, राइट, चाहे वो 20,000 हो, 5,000 हो, इवन 2,000 भी क्यों ना हो। लेकिन नोटिफाइड लिमिट कितनी है? 5,000। मतलब सरकार की मंशा या ज्यादा से ज्यादा कितनी हम देने को तैयार हैं? 5। लेकिन ये भी हो सकता है रिसीव्ड क्या हो, उससे कम हो तो क्वेश्चन में, राइट। तो अब बड़ी बात आती है, तीसरा है 20% ऑफ व्हाट? बेसिक सैलरी। सर ये आपने हिंदी में सिर्फ क्यों लिखा है? देखिए हर जगह सैलरी हेड में ना हमें सैलरी का मीनिंग निकालना पड़ता है और जनरली आप सैलरी हेड में 3 बातें आएंगी। मैं उसे कुछ इस तरह से याद करवाता हूं। बीडी सिगरेट, बीडी सिगरेट। बी फॉर बेसिक सैलरी। डी फॉर डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फॉर रिटायरमेंटल बेनिफिट, या जिसे आसान भाषा में मैं कहता हूं डीए एंटर्स इनटू पे। और सिगरेट सी से कमीशन ऑन टर्नओवर। मतलब जनरली हर जगह पे सैलरी का मीनिंग क्या होगा? 3। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ, इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में, क्योंकि आपके दिमाग में टिक जाती हैं कि हिंदी में सिर्फ लिखा था। सिर्फ बेसिक का कितना लेना है? 20%। जैसे यहां देखिए हमने ये बेसिक निकाली थी ना, मान लो ये बेसिक 1 लाख रुपए, जस्ट मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000 रुपए। तो 3 लिमिट है, तीनों में से क्या लीजिए? विच एवर इज लेस लीजिए, ये आपको डिडक्शन मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, गलती फिर करते हैं बच्चे और इतनी मासूम गलतियां करते हैं, मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए एंटरटेनमेंट अलाउंस किस में आता है? फुली टैक्सेबल। पहले उसे ऐड करो। मान लो आपको मिले 20,000 रुपए, कितने मिले? 20,000 मिले। पहले तो सैलरी में ऐड कर लो। अब डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड 20,000, 5,000 एंड 20% ऑफ बेसिक। सिर्फ बेसिक का लेना है तो उसमें से लेस ले लीजिए। मान लीजिए लेस आता है 5,000, तो 20,000 तो पहले ऐड ही हो चुका था जो अलाउंस मिला था, 5,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और वो भी गलती ना हो एक बार और, ये सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। इसलिए देखिए मैं क्लास में करवाते समय आप लोगों का विशेष ध्यान क्या रखता हूं, जब मैंने आपको बेसिक्स करवाए थे, मैं उसकी फाइल जस्ट आपको खोल के यहां शो करता हूं। तो मैंने कहा था यार 2 स्कीम आ गई, एक आ गई ओटीआर, एक आ गई आपकी डीटीआर। तो उसमें ध्यान क्या रखें आप? उसमें ध्यान ये रखें कि एक हेडवाइज, जैसे मैंने यहां आपको ना चार्ट बनवाया था, ये कहा था कि यार जो डीटीआर है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में बहुत सारी क्या नहीं मिलती हैं, एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं मिलती। तो एक पूरा चार्ट हेड वाइज वो डाल लो, क्योंकि बच्चा ना हेड पढ़ रहा है, ये ओटीआर ये डीटीआर, फिर वो सारे हेड हो जाते हैं, उसको याद ही नहीं रहता। तो इसलिए अपने नोट्स मेकिंग ये स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये मैंने पेज आपको हेड वाइज बनवाया था कि इसमें 500 के 500 हेड की वो इनके में डाल दो जिसपे डीटीआर पे क्या नहीं है, एग्जाम्पशन या डिडक्शन नहीं है। जैसे देखो ये मैंने यहां डाल के दे रखा है, सैलरी की 2 डिडक्शन 16 वाली, ना ही एंटरटेनमेंट और ना ही कौन सी प्रोफेशनल टैक्स, इसकी आपको डिडक्शन डीटीआर में नहीं मिलेगी। तो इसके बाद 16 के 3 में आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया जाता है। तो ये भी सिर्फ डिडक्शन ओटीआर में है, और डिडक्शन ये ध्यान रखना, ये टैक्स आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप मीन्स एम्प्लॉय। तो जितना टैक्स लगा आपके ऊपर 100% ऑफ द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब जितना टैक्स लगा सारी डिडक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बच्चा गलती करता है, क्या सर? देखिए प्रोफेशनल टैक्स में अगर वो टैक्स के पैसे आपको किससे मिल गए हैं? एम्प्लॉयर से। यहां दिमाग लगाओ, ये आपकी क्या है? ऑब्लिगेशन है टैक्स देना, ये आपकी क्या है?
लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन के पैसे कौन दे रहा है? तो भैया ये एक आपके लिए फुली टैक्सेबल पर्क बन जाता है, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय की है, मेट बाय कौन है, तो इसलिए ये फुली टैक्सेबल हो गया। तो इसलिए हमने इसे क्या किया, पहले करो ऐड इन सैलरी। अब बच्चा गलती क्या करता है या तो वो गलती करेगा कि एम्प्लॉयर ने पैसे दिए ही नहीं, ऐड कर देगा। भाई क्यों ऐड कर रहा है तू, अगर एम्प्लॉयर ने दिए ही नहीं, एम्प्लॉयर ने दिए पहले ऐड कर, और फिर पूरा का पूरा क्या कर दे, आके माइनस कर दे। एंटरटेनमेंट अलाउंस में क्लियर था, पहले पक्का ऐड होना ही होना है। अरे माइनस हर केस में तो होना ही नहीं है, एक ओटीआर में होगा, 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो होगा, अरे 3 सारा माइनस होगा ही नहीं, 3 में से जो लीस्ट लिमिट है वो होगा। इज दैट ओके बेटा? तो इसके बाद देखिए हमारा जो सेक्शन बनता है दैट इज 17 में 3 बातें हैं। सब सेक्शन 1 में क्या आती है, सैलरी की डेफिनेशन, 2 में आते हैं पर्क्स, और 3 में आते हैं पिलोज, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए बस बहुत ही इजी वे में यहां बताने जा रहा हूं, और वो क्या है, कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अलाउंसेस। तो जैसे मैंने आपको अलाउंस का मीनिंग क्या दिया था, अलाउंस 100% किस में होते हैं, कैश में होते हैं, राइट। तो अलाउंस आपको मिलता क्यों है, अलाउंस मिलने की 2 वजह होती है, या तो कुछ खास कंडीशंस हैं, किस चीज की, एम्प्लॉयमेंट की, कुछ खास कि उस वजह से दिया जा रहा है, आपके लिए नहीं दिया जा रहा, या फिर क्या है 100% आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो टैक्सेबिलिटी के लिहाज से आसान करने के लिए मैंने कितनी कैटेगराइजेशन करी है, 3। एक लिखी है फुली एग्जाम्प्ट, सबसे आसान होगी। एक लिखी है फुली टैक्सेबल, जो मैंने लिखी ही नहीं। क्यों सर, मैंने एग्जाम्प्ट लिख दिया, और कौन से लिख दिया, पार्शियल एग्जाम्प्ट, मतलब कुछ हिस्सा एग्जाम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है। तो जो बाकी नहीं लिखा समझ लो सारे के सारे क्या है, क्योंकि देखिए नोट्स बनाने थे, उसे इजी करना बड़ा जरूरी था। जैसे आप देखिए अभी मैंने आपसे बात करी किस चीज की, एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो यही बताया पहले तो वो क्या है, फुली टैक्सेबल ऐड करना ही करना है, बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में क्या है, डिडक्शन है। तो ऐसी चीजें मैंने नहीं लिख के दी यहां पे, तो प्लीज नोट्स को अंडरस्टैंड करना। फुली एग्जाम्प्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्यों, 3 बातें हैं, और उनमें से भी क्या है, ओटीआर में है 2 ये एग्जाम्प्ट। कहता अगर आप जज हो, किसके हो, कोई भी अलाउंस मिला, मतलब हाई कोर्ट के जजेस हैं यार, कोई भी अलाउंस मिला ऐश करो एग्जाम्प्ट। या आप कहां काम कर रहे हो, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप किसके अंदर आते हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। अब है फॉरेन अलाउंस, दैट मीन्स क्या हो गया, आप भारत सरकार के जनरली आप कर्मचारी होते हैं, जैसे आपने इंडियन फॉरेन सर्विसेज सुना होगा, तो आईएफएस के आप कर्मचारी हो, तो आप पोस्टेड कहां हो, बाहर हो, यूं कह लीजिए। तो हिंदुस्तान के बाहर नौकरी कर रहे हो तो नेचुरल है वहां के खर्चे ज्यादा होंगे, तो अंडरस्टूड है आपको क्या मिलना चाहिए, कुछ अलाउंस मिलना चाहिए। तो इसलिए ये मदर सेक्शन आ गया 10, क्योंकि बार बार कहता हूं सेक्शन 10 में क्या है, आपकी एग्जाम्पशन है। 10 का 7 साफ कहता है हिंदुस्तान के बाहर कोई अलाउंस मिला, क्या कह देते हैं हम, फॉरेन अलाउंस, और वो पूरा एग्जाम्प्ट है किस केस में, चाहे ओटीआर है चाहे क्या है, डीटीआर है। ओके, क्लियर है। तो ओटीआर में जजेस हो गए, कोई भी अलाउंस, यूएनओ हो गया, लेकिन मेन याद रखे ओटीआर हो या डीटीआर हो, फॉरेन अलाउंस। और ये बड़ा आसान याद हो जाएगा ओटीआर और डीटीआर में। क्यों सर, क्योंकि मैंने यहां आपके लिए एक एनालिसिस निकाल के दिया है। अगर आप कौन से रिजीम में है, डीटीआर में, सिर्फ कितने अलाउंस, 4 क्या है, एग्जाम्प्ट है, मतलब याद रखने का कि रिवर्स मैकेनिज्म है। डीटीआर में सिर्फ 4 एग्जाम्प्ट है, बाकी सारे क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करेंगे,
पार्शियली एग्जाम्प्ट कह लो या पार्शियली क्या कह लो, टैक्सेबल कह लो, पार्शियली एग्जाम्प्ट या पार्शियली टैक्सेबल। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट HRA स्टैंड्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस। घर नहीं मिला, ध्यान दीजिएगा, घर नहीं मिला, पैसे मिले हैं ताकि किराए के घर का आप खर्चा उठा सकें। सेक्शन वही है 10 का 13 का A। तो यहां पे एग्जाम्प्ट दिया गया है, जैसे मैंने कहा DTR में सिर्फ कितने टैक्सेबल हैं, 4, राइट। ये OTR के लिए ही है। और यहां पे कितनी लिमिट्स दिख रही हैं आपको, 3। हमेशा कोई भी टैक्सेबिलिटी जब लिमिट्स आती है ना, एक चीज याद रखिए, पक्का उसमें 100% होता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो मिला है। अरे जो मिला है उसी के ऊपर तो एग्जाम्पशन आएंगे ना, दैट इज अ बेसिक थिंग, अगर कभी आप भूल जाएं। और जनरली एक नोटिफाइड लिमिट रहती है, जैसे अभी आप EM में देख रहे थे कितनी थी, 5000। लेकिन यहां ऐसा एक लिमिट वाला वो नहीं है। यहां 2 पॉइंट है, क्या लिखा है, रेंट पेड, जितना आप किराया दे रहे हो उसमें से आप माइनस कर लीजिए कितना, 10% ऑफ सैलरी। तो यहां क्लेश आ गया। सर सैलरी का मतलब क्या है, इसलिए मैं कह रहा था सैलरी का मतलब वही बीड़ी सिगरेट। यहां देखिए सैलरी का मतलब बेसिक बता दिया आपको। यहां मेरा पढ़ाने का तरीका मैं इसे कहता हूं DA विच एंटर्स इनटू पे। एंटर्स इनटू पे मींस वो कुछ नहीं है, बेसिक का ही हिस्सा है। या नॉर्मली जैसे हम कहते हैं, लॉ में वर्ड क्या लिखे होते हैं, DA अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, DA अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रेंटल रिटायरमेंटल बेनिफिट्स, ये सब लिखा होता है। COT का मतलब क्या हो गया, कमीशन ऑन टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कौन सा कमीशन, टर्नओवर पे। कई बार बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया जाता है कमीशन ऑन प्रॉफिट, नहीं लेंगे आप, राइट। तो जितना आपने किराया दिया उसमें से क्या माइनस कर लो, आपको सैलरी का मीनिंग निकालना होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन में जाओ, सबसे पहले क्या देखो, बेसिक देखो, फिर DA के साथ देखो एंटर वर्ड है या नहीं, या अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी एक्स्ट्रा आपने लिखना अप टू यू गाइस है। एंड COT, 3 आइटमों का टोटल कीजिए, उसका कितना कीजिए, 10%। तीसरी लिमिट है, अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, किसमें, मेट्रो हमारे देश में 4 हैं, जैसे मैं यूं कह देता हूं DMK, जैसे तमिलनाडु में उन्हीं का राज रहा, अभी तो नहीं है, TVS आ गई है पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। DMKC, सर ये क्या हुआ, D फॉर दिल्ली, M फॉर मुंबई, K फॉर कोलकाता, C फॉर चेन्नई, और चेन्नई इज तमिलनाडु, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये 4 शहरों में रह रहे हैं, तो स्ट्रेट वे सैलरी तो निकाल ली थी आपने, सैलरी निकाल ली थी, मान लो 5 लाख निकाली। सेकंड पॉइंट में तो 5 लाख का कितना माइनस किया आपने, 50,000। लेकिन तीसरे पॉइंट में आपने क्या लिया, उस 5 लाख का स्ट्रेट वे 50% कितना हो गया, 2.5 लाख। लेकिन अगर आप इन 4 शहरों में नहीं रह रहे हैं तो 5 लाख का आपने 50% नहीं लेना, कितना लेना है। तो इन तीनों लिमिट को फिल करो, जो लीस्ट आ गई क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। अच्छा, इतनी तो बेसिक हमें अकल होनी चाहिए कि भाई टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या होगा। टैक्सेबल का फॉर्मूला तो यही होगा ना, जितना पैसा आपने क्या किया, रिसीव किया, माइनस किया जितना लिस्ट है ऑफ अबव, ओके और नॉट। देन कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसकी देखिए, सेकंड पॉइंट लगाना है तो क्या होना चाहिए, रेंट पेड होना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि अगर आप रेंट ही नहीं पे कर रहे हो तो फिर तो 100% आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसलिए कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप कहां रह रहे हो, अपने घर में या आप ससुराल में, समझ के कहीं भी ऐसे घर में वेयर नो रेंट इज पेड, फिर कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हो गया, फुली टैक्सेबल हो गया। एग्जाम्पशन ओनली फॉर द मंथ्स फॉर विच व्हाट रेंट पेड। मान लीजिए HR तो पूरे साल मिल रहा था, पहले में भी आप इस सिचुएशन में थे 8 महीना अपने घर में रह रहे हो या ऐसे घर में जहां किराया नहीं है, अब आप किराए पे शिफ्ट हुए, तो ध्यान रखना है आपको एग्जाम्पशन कितने महीने की मिलेगी, 4 महीने की। अब गलती हम क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं जब ये फॉर्मूला लगाने बैठेंगे 4 महीने का, तो उसको आप 4 महीने पे लगाइए। कहने का मतलब है जितना HR था, मान लो 5,000 रुपये महीना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5,000 इंटू 4। क्योंकि देखो मैं थोड़ा यहां अलग से बता देता हूं, जैसे मैंने कहा से आपको HRA मिल रहा है 5K पर मंथ, ठीक है, और 8 महीना क्या थे आप,
खुद के घर में थे और 4 महीना क्या कर रहे थे आप? रेंट पे थे। क्लियर? तो एक आप अपने आंसर को भी 2 भाग में डाल लीजिए। ये 8 महीना इंटू 5,000, ये तो क्या हो गया? फुली टैक्सेबल। ओके और नॉट? हमें मालूम है यहां हमें क्या मिलेगी? एग्जम्पशन मिलेगी। तो अपनी लिमिट लगानी स्टार्ट कर दो। पहली एक्चुअल रिसीव्ड कैसे लगाओगे आप? 5,000 मिला है इंटू 4 महीना कर दीजिए, 20,000 रुपए। दूसरा क्या था? रेंट पेड माइनस वॉट? 10% ऑफ सैलरी। क्लियर है? और मान लेते हैं कि लेट्स से आपका रेंट पेड जो है वो है 7,000 रुपए पर मंथ। तो डैट मीन 7,000 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या गया? 28,000। लेकिन माइनस अब क्या करना है? 10% ऑफ सैलरी। भैया चाहिए क्वेश्चन में जाके देखिए बेसिक। मान लो बेसिक दे रखा है 20,000 रुपए पर मंथ। मान लो उसने लिखा है डीए 8,000 रुपया और उसने आपको दिया है कमीशन ऑन टर्नओवर। चलो मान लेते हैं एक बार सीधा सीधा उसने निकाल के दे दिया 60,000। ये था पर मंथ, ये था पर मंथ। कमीशन ऑन टर्नओवर सीधा दिया होता, या तो टर्नओवर दे रखी होगी उस पर रेट लगाओगे आप। इतनी अकल रखनी है, कहीं पता चले आपने अपनी तरफ से 60,000 के साथ इंटू क्या कर दिया? 12 कर दिया। फिर वो 4 महीने बाद दोबारा बुला लेंगे। गॉट और नॉट? अब हमें जब सैलरी का मीनिंग निकालना था तो हमें मालूम था 3 चीजें हैं, बीड़ी सिगरेट। लेकिन ध्यान रखना है बीड़ी ढंग से पीनी है। मतलब सर डीए तभी लेना है जब अंडर टर्म्स ऑफ क्या हो? एम्प्लॉयमेंट हो, एंटर्स इनटू पे और रिटायरमेंटल बेनिफिट कह लो तब। तो मेरे क्वेश्चन में, मेरे उदाहरण में तो मैंने उसके साथ क्या नहीं लिखा? कुछ लिखा नहीं। तो डैट मीन्स मुझे सॉल्व कैसे करना है? भाई बेसिक आ गया 20,000 रुपया, स्वाभाविक है मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। भाई डीए एंटर तो मैं लूंगा ही नहीं। कमीशन ऑन टर्नओवर स्वाभाविक है पूरे बरस का है, तो पूरे बरस का है तो मैं उसको किस पे कन्वर्ट कर लूंगा? 4 महीने पे। आर यू ओके और नॉट? तो मैं इसे कहता हूं हाई फाई ना चलो, बहुत सिंपल लेके चलो। क्योंकि एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है यार, मुझसे गलती ना हो। बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी कैन नॉट, मतलब वी फेल टू मेक इट, नॉट बिकॉज कि हमें नहीं आता था, हमें आता था, हम छोटी छोटी क्या कर रहा है? गलतियां कर रहा है। तो उनसे बचना जरूरी है। तो भाई ये हो गया 80,000 रुपए, यहां हो गया 20,000 रुपए, टोटल हो गया मेरे मासूम बच्चों 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए का 10% हम यहां लगा देंगे। ठीक है, तो ये 10,000 हो गया, तो ये लिमिट आ गई आपकी 18,000। और तीसरा, अब वो मेट्रो में है तो हम कितना लेंगे? 50%, वरना क्या ले लेंगे? 40% ऑफ सैलरी। अच्छा, सैलरी का मीनिंग तो यहां निकाल दिया था 1 लाख। सो 1 लाख का 40% आ गया आपका 40,000। स्वाभाविक है विच एवर इज लीस्ट लेना है, 18,000 आ गया। अब टैक्सेबल कैसे निकालोगे? तो मैंने ये कहा था रिसीव्ड माइनस व्हाट? लीस्ट। रिसीव्ड है पहले पॉइंट में 20,000 माइनस 18 इज इक्वल टू आ गया 2,000। ये सारे आपके वर्किंग नोट का हिस्सा है। तो यहां से 40,000 में 2,000 क्या कर दो? ऐड। तो टोटल आपका एचआरए टैक्सेबल कितना हो गया? 42,000। एवरीबॉडी ओके और नॉट? सो छोटी छोटी बातें हैं, कुछ कोई खास ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं हुआ करता, लेकिन हम थोड़ी गलतियां कर देते हैं, तो उनसे थोड़ा बचना आपको क्या है? जरूरी है। तो आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, सो चलें आगे। तो इसके बाद इसी में हमारा इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल अलाउंस। क्या आता है? सेक्शन 10 का 14 है। अब स्पेशल अलाउंस ना 2 कैटेगरी में है। कितनी कैटेगरी है उसकी? 2 कैटेगरी है। जैसे ये है भैया कैटेगरी नंबर 1 या ए कह लो, और ये क्या है? कैटेगरी नंबर 2। दरअसल है तो क्या ये भी पार्शियली एग्जाम्प्ट, पार्शियली टैक्सेबल। 2 कैटेगरी कैसे हैं? ई का मतलब है मेरे नोट्स में एग्जाम्पशन। दरअसल 2 कैटेगरी इसलिए है, एक एग्जाम्पशन है जितना पैसा आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जितना खर्च कर दिया माइनस कर दो जितना मिला है। मतलब टैक्सेबल का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया? रिसीव्ड माइनस व्हाट? स्पेंट। आर फॉर रिसीव्ड माइनस जो खर्च कर दिया। तो ये लिखा मैंने एग्जाम्पशन, ई फॉर, तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो बाद में है वो, आप सवारी अपने सामान के आप जिम्मेवार है। एज पर अमाउंट स्पेंट। इसके अंदर कितने अलाउंस आते हैं? भैया 6 आते हैं। सर दूसरी एग्जाम्पशन कौन सी है? एज पर फिक्स अमाउंट, ये रहा बी।
मतलब एग्जाम्पशन क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट होगा, इतने रुपए, बात खत्म। यहां 6 अलाउंस है, आप एक कोड की देख सकते हो, CDT हूर। अच्छा, CDT क्या है, पहले एक टैक्स लगा करता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या? तो मेरी कोड की उसी से तब से ही चली आ रही है, तो मेरे को पसंद भी वही है, राइट, CDT। अच्छा, ये अलग अलग कलर इनके हेडिंग क्यों किए? देखिए, इन तीनों में आपको एक जैसा कलर दिखेगा, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब कहीं आने जाने से संबंधित है। तो पहली बात, तीनों में फर्क क्या है, इसलिए मैंने उसको तीन को अलग रखा। इसको हूर कह लो, रूह कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस क्या है, जैसे आप मान लीजिए ट्राई सिटी में रहते हैं, अब स्वाभाविक है अपने घर से कहां जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस के भी काम होंगे, दिस एंड दैट, तो कन्वेंस, इधर उधर जाना, तेल पानी का खर्चा, तो जो भी आपने कोई भी काम करने जाना है, लोकल कोई भी खर्चा, तो उसके लिए आपको ये मिलती है एग्जाम्पशन। और मैंने कहा था आपको DTR में सिर्फ कितने हैं एग्जाम्पशन वाले, 4। तो ये 3 कलर इसलिए भी मैंने लाल रंग इसलिए लगाया, यहां देखो क्या लिखा। दरअसल मेन चीज क्या होती है, आप बार भूलने की कैपेसिटी बच्चों में क्यों है? अरे ओवरलैप करो, बार बार करो, कैसे जाएंगी चीजें? आपने एक बार पढ़ लिया, फिर 4 दिन आप भूलोगे। अब देखो मैं 50 जगह लिख रहा हूं, DTR का अलग से क्या बना के दे रखा आपको, हेडवाइज चार्ट, कैसे भूल जाएगा यार, राइट। सो डेली अलाउंस क्या है, ये जब आपको टूर वगैरह पे भेजा जाता है तो नेचुरल है वहां रोज का आपका खर्चा होगा, तो उसके लिए मिलता है। यहां लिखा ही क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस, तो ये किसके लिए है, किसी अगेन टूर पे भेजा गया। सर टूर तो ऊपर भी था, अरे उसको समझिए ना, वहां आपके वो खाने पीने के चार्जेस लग रहे थे, यहां क्या हो गए, अरे आने जाने के, ये आपकी क्या कर दी गई है, ट्रांसफर। बाकी इतना मीनिंग वो नहीं चाहिए अपने को, लेकिन फिर भी हल्का तो पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में थोड़ा सा आनंद रहता है। तो CDT कन्वेंस हो गया, आपका डेली हो गया, आपका ट्रेवलिंग हो गया, लेकिन ध्यान रखिए विशेष रूप से वो DTR में भी, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी एग्जाम्पशन है। अब ये आ गया हूर। H फॉर हेल्पर अलाउंस, आप साइंटिस्ट हो तो हेल्पर तो चाहिए कोई, राइट, तो उसलिए यूनिफॉर्म अलाउंस, आप डॉक्टर हो तो भी यूनिफॉर्म होती है, आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो भी क्या है, यूनिफॉर्म। इसलिए मैं कह रहा था अलाउंस जरूरी नहीं आपको बेनिफिट हो। ध्यान दीजिए, HRA से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन मुझे बताओ यूनिफॉर्म से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो तो उन्होंने लगवाई है, दैट इज कंडीशंस ऑफ सर्विस। R से क्या हो गया, वही साइंटिस्ट वाली बात, रिसर्च अलाउंस या कह लो एकेडमिक अलाउंस। तो अब फॉर्मूला देखिए, क्यों हमने कहा जितना खर्चा कर दो उतनी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। नेचुरल है यार, ये आने जाने के लिए पैसे मिले थे, मेरे को मिले 100 रुपए और मेरा खर्चा हो गया 110, तो 100 रुपए मिलने पे मेरा टैक्स कैसे लगा सकते हो तुम? मेरे को 100 मिले, मेरा खर्चा हुआ 70 रुपए, तो फिर तो मेरे को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। सैलरी का मतलब यही है, तो मेरे को किस पे टैक्स लगाओ, 30 रुपए पे लगाओ, गॉट और नॉट। इसलिए जितना आपको पैसा रिसीव हुआ माइनस जितना खर्चा हो गया वो लेस कर दीजिए, तो ये स्पेंड की क्या मिल गई, एग्जाम्पशन, बैलेंस क्या हो गया, टैक्सेबल। सेम इसी तरह से हेल्पर, यूनिफॉर्म के पैसे मिले 10,000, यूनिफॉर्म पे 9,000 लग गए, तो मेरे को बेनिफिट कितना हुआ, 1,000, उस पर टैक्स ठोक दो, तो 9,000 पे की एग्जाम्पशन, राइट। देन बेटा एक फिक्स अमाउंट आ रहा है, सिर्फ इतने रुपए एग्जाम मिलेंगे, आपका क्या खर्चा हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये सेक्शन 10 का 14 में ही आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल अलाउंस। यहां पे आप पहले 5 देखो, पहले 5 तो एक कोड की मैं बना के दे रहा हूं, छोटू बन रही छोटू, और यहां 2 कलर चेंज किए तो क्या बन गई, छोटू हट। अरे सर छोटू तो ठीक है, ये सर टी का रंग क्यों चेंज किया, उस पर आपने डब्बा क्यों मारा? देखिए यही होता पढ़ना, यहां ध्यान दीजिएगा, ये डब्बा इसलिए मारा, क्या लिखा है, आउट ऑफ अबव ओनली 4 आर एग्जाम्प्ट अंडर, वही कलर लिया मैं, CDT, अरे हाँ है ना, और यहां क्या है साथ में, इसलिए यहां डब्बा, इसलिए ये होता पढ़ने का तरीका। इसलिए बार बार ये चीज कहता हूं, जैसे यहां ट्रांसपोर्ट लिखा है तो आप इसके साथ लिख सकते हो, यहां पे भी DTR में भी क्या, एग्जाम्प्ट, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, छोटू चलते हैं एक बार। C से है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस,
ये आपके बच्चे हैं बेटे, आप एम्प्लॉय हैं, कहीं आप अपना सोच लो। आपके बच्चों के लिए एम्प्लॉयर आपको अलाउंस दे रहा है, तो हमें एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी? 100 रुपए प्रति महीना प्रति बच्चा। पीसी का मतलब है पर चाइल्ड। और आपके 15-20 अगर बच्चे हैं, सॉरी हम एग्जाम्पशन सिर्फ कितने बच्चों की देंगे? 2। कहने का मतलब है 2 बच्चे हैं तो साल के सिर्फ कितने बने? 2400 रुपए, क्योंकि पर मंथ है। हॉस्टल अलाउंस अगेन आपके बच्चों के लिए है, तो हॉस्टल के अलग से कितने मिल जाएंगे? 300 रुपए की एग्जाम्पशन प्रति महीना प्रति बच्चा, मैक्सिमम फॉर 2 बच्चा। देन आ गया आउट स्टेशन। आप कहोगे बाहर जाना है सर, ये बाहर बुर जाना है यार, ये तो कलर इधर ही से आ रहा है। नहीं, इसलिए थोड़ा समझिएगा, इसलिए वो सीडीटी कोड की बनानी इसलिए जरूरी थी। दरअसल इसके कई नाम हम दे रहे हैं। रनिंग अलाउंस, सर दौड़ने का अलाउंस नहीं। अगला देखो वर्ड क्या लिखा? फ्लाइट अलाउंस। फ्लाइट, हवाई जहाज, ये वर्ड ज्यादा इजी है। दरअसल आप कहां काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनी में, जैसे एयरलाइंस में आप काम करते हैं, राइट? हाँ, अब तो आप खुश हो गए, एयर होस्टेस। हाँ, देखो शक्लें कैसी बननी स्टार्ट हो गई। तो कुछ भी है, चलो तरीका है याद रखने का, चाहे एयर होस्टेस की फीलिंग के साथ कर लें आप, और क्या कहें भाई। तो जितना आपको अलाउंस मिला, जितना उसका कितना ले लो? 70% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। मान लो लाख रुपए मिला तो कितना हो गया भाई? 70,000 को कंपेयर किससे करो? महीने से। साल का कन्वर्ट करो तो कितना हो गया? 1/20। तो मेरे उदाहरण में 70,000 और 1/20 ये एग्जाम्पशन है, दोनों में से क्या लेना है? विच एवर इज लेस। एरो डाल दिया भाई, विच एवर इज लेस की बजाय चाहे किसने लिखना हो, ये मिलेगी आपको एग्जाम्पशन। थोड़ा दोबारा बता देता हूं इस पे। देखिए सिंपल सी बात हमने करी कि मान लीजिए आपको ये रनिंग अलाउंस या फ्लाइट अलाउंस मिल रहा है, से ये मिल रहा है, एक लिखा आपको 12,000 रुपये महीना मिल रहा है, ठीक है जी। तो लिमिट्स तो बहुत सीधी सीधी थी। क्या थी लिमिट? 70% किस चीज का? अमाउंट रिसीव्ड का। तो 12,000 इंटू वॉट? सालाना 12 भी तो करोगे, और उसका क्या कर लोगे आप? 70%। उसे सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या किया आप? 10,000 रुपये प्रति महीना, पर मंथ था भाई, इंटू क्या करेंगे? 12 करेंगे। क्या आ गया? 1/20। इन दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लेस क्या होगी? आपकी एग्जाम्पशन होगी। जैसे कितना बन गया? 43, 200 मेरे ख्याल में निकल आएगा। कहने का मतलब अब टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप? रिसीव्ड। रिसीव्ड आपको कितना हुआ? 1,44,000 और माइनस इन दोनों का लिस्ट यहां पे आप पुटअप कर दीजिए। मेरे हिसाब से 43,200 बन रहा होगा, जो भी बन रहा है। गॉट और नॉट? आइए छोटू, टी से ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अरे सर ये क्या बकवास हो रही है, यहां पे भी तो यही था। नहीं, ये फर्क है। ये है ROR। सर ROR घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो सर ये कन्वेंस क्या था? ये वो काम जो लोकल इधर उधर एम्प्लॉयर भेज रहा था आपको। तो ये क्या है? अरे ये क्या लिख दिया सर? आप तो कह रहे थे एग्जाम्प्ट है, यहां आप क्या लिख रहे हो? फिर यहां क्यों लिख रहे हो? ये तो आप कह रहे थे पार्शियली एग्जाम्प्ट है, पार्शियली टैक्सेबल है। वो ऐसा है, अगर कोई एम्प्लॉय क्या है, हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड, डेफ, समझ गए ना, सुनता संता नहीं है ये वो, उसको एग्जाम्पशन है कितने रुपए की? 3,200 रुपए पर मंथ की। तो 5,000 मिले हैं, 3,200 माइनस हो जाएंगे, 1,800 पे क्या लग जाएगा? टैक्स। इसलिए अब समझ रहे हो डब्बा क्यों बनाया? डब्बा सिर्फ इसलिए नहीं बनाया डीटीआर में है, डब्बा इसलिए नहीं बनाया, डीटीआर में भी है, क्योंकि डीटीआर में ऐसे ही एग्जाम नहीं है। डीटीआर में ध्यान से देखो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर मिला आपको किसके लिए? हैंडीकैप के लिए, तो ही एग्जाम्पशन है। क्यों? अरे दूसरे में तो मैंने साफ वैसे लिख दिया था, नॉर्मल के लिए तो क्या है? फुली टैक्सेबल है। ओके और नॉट? सो इसलिए डीटीआर में भी एग्जाम्प्ट इफ क्या है? हैंडीकैप। तो इसलिए बार बार इस तरह से लिखने में बुराई नहीं होती, तभी तो चीजें क्या होती हैं, जाके टिकती हैं। ओके किडीज? तो छोटू यू से है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड मतलब देखिए कई बार आप कहां काम करते हैं? माइंस में काम करते हैं, ठीक है, धरती के नीचे होती है। तो कंडीशन ऑफ सर्विस कुछ ऐसी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए, इसलिए अलाउंस मिल रहा है। और वहां एग्जाम्पशन कितनी आ रही है? 800 रुपए महीना, ठीक है। छोटू हट
अब पता क्या है, यहां देखो ये 4 मैंने क्या लिखे हैं, फौजी भाई, अरे फौजियों के लिए। दरअसल हट में से भी जो एच है वो भी किससे रिलेटेड है, फौजी से रिलेटेड है। कहां लिखा है, ये लिखा है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। यह है हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस। कौन सा, जैसे आपने सियाचिन ग्लेशियर सुना ही होगा, तो हमारे फौजी वहां पे मुस्तैदी से बैठे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो चाइना की तरफ हो उधर बैठे हुए हैं। तो इसलिए इसके अंदर हाई ऑल्टीट्यूड में हमें हाइट देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, अगर हाइट है 9000 से कितनी, 15000 फीट, तो आपको एग्जाम्पशन कितनी है, 1060 रुपए प्रति महीना। और अगर हाइट है किससे ज्यादा, तो है 1600 रुपए प्रति महीना। देन आ गया ट्राइबल अलाउंस। ट्राइबल का मतलब ट्राइबल एरिया में आपकी जॉब लग गई, ठीक है ना। ट्राइबल एरिया जैसे आपने उत्तराखंड, इधर छत्तीसगढ़ वगैरह में नेक्सलाइट एरिया जहां ट्राइबल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कुछ कंडीशंस ऑफ सर्विस टफ होगी ना, तो वहां पे कितनी एग्जम्पशन दी जा रही है आपको, 200 रुपए। दरअसल इस कैटेगरी में से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फौजी भाई वाली मैं ऐसे कहूं कि पेपर के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन देखो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो सारा मैं आपको हैंड रिटन में एक एक चीज क्या करके दे रहा हूं। ये कोई कंपैक्ट या वो फलाना टमकाना नहीं, 100% है हैंड रिटन में 3 पेज में। वरना मैं आपको दिखा रहा था, मैं चाहे मेरी वो नॉर्मल फाइल है, कंपैक्ट नोट्स है 29 पेज की है। नॉर्मल अगर मैं अपनी फाइल पे जाऊं तो भैया वो और भी ज्यादा उसके पेजेस हैं, राइट। तो छोटू हट को एक बार टिका लो। सी से चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपए प्रति महीना मैक्स फॉर 2 बच्चा। एच से हॉस्टल हो गया 300। ओ से थोड़ा टिकाना था, इसमें कई वर्ड थे, आउट स्टेशन रनिंग फ्लाइट, यहां 2 लिमिट थी, जितना मिला 70% कंपेयर्ड विद 10,000 रुपए प्रति महीना, विच एवर इज लेस। छोटू टी से ट्रांसपोर्ट ध्यान रखना, ये था आरओआर के लिए। ये वैसे तो टैक्सेबल होता है, लेकिन हैंडीकैप्ड हो तो 3200 की एग्जाम्पशन होती है। और एक बात और, ये डीटीआर में भी हैंडीकैप्ड के लिए है। यू से आ गया आपका अंडरग्राउंड, सीधा सीधा है 800 रुपए। छोटू हट, एच से ले लिया मैंने हाई ऑल्टीट्यूड, ये हाइट देखनी है 15। मैं इसको ना मैं अपने दिमाग में ना इसको ऐसे टिकाता हूं, 15,000 से ऊपर और उससे नीचे मेरे को क्या करना, 16 पर मैं अपने दिमाग में फंडा टिका रखा है। 1600 में एक 6 को थोड़ा नीचे की तरफ करना है। क्लियर है, 1000 क्या हो गया, 60 हो गया। या यूं टिका लो 1060 को पहले करना है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग में से बिठाना पड़ता है, तो वो चीजें क्या होनी स्टार्ट हो जाती हैं, टिकनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो देन आ गया आपका ट्राइबल में सीधा सीधा था 200 रुपया। अब फौजी भाई क्या है, वो कितनी खतरनाक पोजीशन पे बेचारे काम कर रहे हैं, जितना खतरा ज्यादा है उतनी ही एग्जम्पशन ज्यादा है। जैसे कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 रुपए, कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2600, आइलैंड ड्यूटी वो अंडमान निकोबार वहां भेज दिया गया, पानी समुद्र अमाउंट बढ़ गया 3250। स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जहां मतलब गोलियां ही आ रही हैं, कितना हो गया 42। तो ज्यादा इस पे ऐसा कोई प्रश्न आपने भी देखा होगा पास्ट, ये वो फलान डमकाना, तो क्वेश्चन नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने पूरा लिखवा के दिया है, तो याद करना चाहो आप इसे भी याद कर सकते हो। ये डीटीआर वाला याद हो गया, सीडीटी, सी फॉर कन्वेंस, डी फॉर एंड छोटू में से वो टी को हाईलाइट करना था। ओके, तो देखिए जो मेरा पहला पेज है उसके बीचों बीच आधा पेज हुआ, अभी बीचों बीच एक पिंक कलर की दीवार आपको नजर आ रही होगी। बस इतना आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने जाना है दूसरे पेज, ठीक है। तो यहां हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किस चीज की, रिटायरमेंटल बेनिफिट्स की, और सेक्शन 10 की। रिटायरमेंटल बेनिफिट है तो स्वाभाविक है रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये पैसा आपको मिल जाता है नौकरी के दौरान ही, तो ध्यान रखना है फुली क्या है, टैक्सेबल है। लेकिन हम मेन तवज्जो किस पे देने जा रहे हैं, रिटायरमेंट के समय इस चीज का पैसा मिला। किस चीज का मिला, सबसे पहले ग्रेचुटी सेक्शन 10 का 10, क्योंकि मदर सेक्शन एग्जाम्पशन का वही 10 चल रहा है। ग्रेचुटी में आप ध्यान रखिए, पहली बात आप तीनों को कॉमन पकड़ो, ये तीनों जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 10 का 10 में ग्रेचुटी है, कॉम्यूटेड पेंशन है 10 का ये, लीव इनकैशमेंट है 10 का डबल ए। क्या है सारी बात करेंगे। पहली बात मैं पॉइंट क्या बनाया,
मैं ये भी फुल एग्जाम्प्ट है, टिक टिक का मेरे नोट्स में मतलब क्या होता है, फुल एग्जाम्प्ट। तो ग्रेच्युटी हो, कमिटेड पेंशन हो, लीव इनकैशमेंट हो, सरकारी इंप्लॉय तो पूरी क्या है, ऐश, पूरा एग्जाम्प्ट। अब आ गया किसके ऊपर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। इसमें है दो बातें, कितनी बातें, पहले लिखा है पोगा कवर्ड, दूसरा क्या लिखा है, नॉट कवर्ड बाय पोगा। सो व्हाट इज पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखिए हमारे देश में ये कानून है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972। तो कुछ फैक्ट्रीज एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये कानून लगता है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ेगा तो ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंटल बेनिफिट है, बेसिकली उसका मतलब भी क्या होता है, गिफ्ट जो एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे। बट जब कानून बन गया तो लीगली आपको देना पड़ता है। तो लीस्ट इज एग्जम्प्टेड, कितनी लिमिट्स दिख रही है आपको, और वही लिखा है साइन मैंने, विच एवर इज व्हाट, पहला वही देख रहा है एक्चुअल रिसीट, और जैसे मैं कह रहा था एक नोटिफाइड लिमिट आएगी, क्या दिख रही है, तीसरी में बच्चा फंसता है। पहली बात, वो तीसरी लिमिट का लॉजिक क्या है, देखिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का सेक्शन नंबर 4 है, क्योंकि वो कानून है, उसका सेक्शन 4 कहता है आपने इतनी ग्रेच्युटी देनी है, आपने, तो वो एक स्पेसिफिक लॉ है इन ग्रेच्युटी के ऊपर, तो इनकम टैक्स वाले उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते थे। इसलिए ये फॉर्मूला इनकम टैक्स ने नहीं दिया, किसने दिया, उस कानून ने दिया, कितनी ग्रेच्युटी देनी है, तो इसलिए यहां डाला गया। सर एलडीएस का मतलब क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी को मल्टीप्लाई करो, मोटा मोटा आप इसे ही कह लीजिए आखिरी महीने की तनख्वाह जब आप रिटायर हो रहे थे, उसका आधे से थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 15/26 आधे से ज्यादा होता है। और क्यों है ये फॉर्मूला, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट में है। फिर उसको मल्टीप्लाई हमने किससे किया, सीवाई। अरे सर ये सीवाई क्या है, देखिए नोट्स में बहुत जगह ये सीवाई आता रहेगा, इसका मतलब है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या चीज, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल आप नौकरी किए हो, तो आप कहते हो 30 साल, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहते हो 30 साल 4 महीने, 30 साल, तो भैया ऐसा है 4 महीने है इग्नोर कर दो, 30 साल 6 महीने है तो भी इग्नोर कर दो, 30 से ही मल्टीप्लाई करो। अगर वो महीने कितने बनते हैं, मान लो 30 साल 7 महीने हैं, तो आप 31 ले लो। इज दैट ओके और नॉट, गुना किससे करना है, 31 से करना है, मतलब कंप्लीटेड ईयर क्या जो 30 साल है प्लस मोर देन क्या हो 6 महीने, समझ गए ना, शॉर्ट में लिखा है। तो कहने का मतलब है चाहे चाहो तो एक एग्जाम्पल यहां लिख सकते हो, अगर है 30 साल एंड 7 महीने, टेक वॉट 31, दैट इज द पॉइंट, राइट, उससे मल्टीप्लाई कीजिए। सर ये एस हरा रंग, तो सैलरी का मीनिंग आ गया, अरे बाप रे बाप, सर इससे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस का आया था, वहां सैलरी का मीनिंग अकेला बेसिक था। एचआरए 10 का 13 का ई में आया था, वहां था बीडीसी, लेकिन वहां ध्यान दीजिएगा बेसिक डीए एंटर्स प्लस सीओटी था, यहां सीओटी तो है ही नहीं, और डीए के साथ मैंने क्या लिखा है, फुल। अरे सर फुल का मतलब, अरे फुल का मतलब कोई भेदभाव नहीं करना, अरे कोई भेदभाव नहीं करना सर, किस चीज में, अरे भाई जैसा मर्जी क्या हो, डीए मतलब डीए लेना ही लेना है, एंटर हो या ना हो। मतलब यहां पता ट्रिक क्या लगानी पड़ती है, अगर बच्चा ये समझ ले ये इनकम टैक्स से थोड़ा डिफरेंट क्यों जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स की बात ही नहीं हो रही है, ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में दिया गया फॉर्मूला है। अगर आप उस कहानी को समझ लोगे तो दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके किडीज, तो 3 लिमिट में से विच एवर इज लेस क्या हो गया, एग्जाम्प्ट। टैक्सेबल का फॉर्मूला तो मैं बार बार बता ही चुका हूं, रिसीव्ड माइनस लिस्ट। यहां पे जैसे अगर आप कहो तो मैं एक छोटा सा आपको प्रश्न शैलाए करवाऊं या नहीं, जल्दी बोल दो। ओके ध्यान दीजिए, ये मैं मेरे वाली बुक में आ गया मैं, तो देखिए मिस्टर वेंकैया साहब रिटायर हुए 31/8/25 को, कितने साल गए हैं, 32 साल 5 महीने। पहला देखिए ये, क्योंकि मेरा मेन वही होता है, एक क्वेश्चन बनाओ सारे पॉइंट कवर कर दो उसमें। आप कहां काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट में तो हम क्या बोले थे, फुली क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके फंड ओके है,
ओके। दूसरा देखिए, आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो और कवर्ड अंडर क्या हो, पोगा। पोगा कवर्ड हो, तो मैंने कहा भाई फिर ठीक है। तो मैंने अभी पढ़ा था भैया कितना लिमिट लगेगा, 3। पहला एक्चुअल रिसीव्ड, ये रहा 1,90,000 आपकी स्क्रीन पे। दूसरा क्या था भैया, ये थी आपकी नोटिफाइड लिमिट, सरकार इतने के लिए तैयार है। तीसरा महत्वपूर्ण था लास्ट ड्रॉन सैलरी। रुकेगा, रुके, शांति रखिए। अब हमें पता होना चाहिए क्या साहब, हमें यहां सैलरी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सैलरी हम कहे थे बेसिक डीए, क्लियर। आइए, और लास्ट ड्रॉन मीन्स जिस महीने हम रिटायर हुए। हम कब रिटायर हुए, 31/8/25 को। ये देख रहे हैं ये 2025। तो 2025 में कहता है हमारी तनख्वाह बेसिक कितनी है, 4500। अरे ओके और नॉट। डीए कितना दिख रहा है, 1500। क्वेश्चन में देखिए सीओटी भी दिख रहा है, हमें उसे लेना ही नहीं है। तो भैया इन दोनों को ऐड किए हम, ये आ गया। तो ये आ गया भाई 6000। अब फॉर्मूले में क्या था, लास्ट डाउन सैलरी को हम मल्टीप्लाई किए थे किससे, 15/26। तो देखिए ये 15/26 तो 15/26 ही रहेगा ना। मल्टीप्लाई किससे किए थे, CY स्टैंड्स फॉर। और कंप्लीटेड ईयर में क्या लेना था, मोर देन 6 महीने, मतलब 6 महीने तक है तो क्या मारना है, इग्नोर करना। मतलब राउंडिंग ऑफ हो रही है लेकिन मोर देन 6 महीने के ऊपर हो रही है। तो क्या ले गया यहाँ पे 32। तो स्वाभाविक है यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 32 से। अब इन तीनों को जो भी इसको सॉल्व करके क्या देख लीजिए, लिस्ट। तो टैक्सेबल का फॉर्मूला क्या हो गया, रिसीव्ड माइनस व्हाट, लिस्ट। ओके, पक्का है सारे। कहानी आगे बढ़ती है, कहता है साहब आप नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, मतलब आपके ऊपर ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का नहीं लग रहा है। अरे नहीं लग रहा है, फिर भी देखिए लीस्ट इज व्हाट एग्जम्प्टेड, वही 3 लिमिट है। पहली 2 तो क्या होगी, सेम। एक्चुअल रिसीव्ड 20 लाख। और तीसरी क्या है, अरे भैया अब देखिए नोट्स की ये बेटी होती है, जब सारी चीजें सामने हो, एक ही जगह दिख रहा है ना आपको सारा सौदा, देखो तो याद रखना क्या हो जाता है, इजी। वरना बंदे को याद ही नहीं होता। 5 पेज बदले, पता ही नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ये चमत्कार मेरे लिए क्यों हो रहा है, गॉट और नॉट। तो यहां इसलिए बंदा इसी को बेस बनाए, क्या था, लास्ट डाउन सैलरी। भैया नहीं है, यहां पे क्या आ गया, यहां पे अरे यहां तो एवरेज सैलरी आ गया। इसलिए पता क्या होता है, आप जब नोट्स बनाते हैं कुछ चीजों को अपनी तरफ से ही हाईलाइट, यार ये तो चीज चेंज होगी, यहां पे कुछ और ही हो गया। यहां 15/26, अरे बाप रे बाप, ये भी क्या हो गया, अरे ये भी तो चेंज हो गया, क्योंकि 15/26 आधे से क्या होता है, तुम्हारी कसम ज्यादा होता है। तो डैट मीन्स यहां तुम्हारे लिए अमाउंट क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था ग्रेच्युटी का मिलने का, साथ में एग्जम्पशन मिलने का। यहां प्योरली आधा है। यहां कंप्लीटेड ईयर में स्टेट वे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, फ्रैक्शन देखना ही नहीं है। तो डैट मीन्स अगर 30 साल, अब देखो बार बार गलतियां कर सकते हो, बंदा फिर एग्जाम्पल लिख लेता है, यार 30 साल 7 महीने हैं, क्या करना है यहां, तो पक्का ही 30 ही लेना है, लिख लो क्या जाता है, या तभी होता ही चीज है, राइट। तो अब ऊपर और नीचे से दिमाग लगाओ, लॉन्ग रन में चीजें कैसे टिकती हैं, दिमाग लगाओ। कानून है तो ज्यादा है, कानून नहीं है तो क्या है, कम है। तो 15/26 ज्यादा था, यहां हाफ है, यहां इग्नोर हो गया, यहां इग्नोर हो गया, वहां मोर देन 6 महीने को लिया है। अब प्रश्न है एएस क्या है सर, एवरेज सैलरी। एएस क्या है, एवरेज सैलरी। तो भैया कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये शब्द आप लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, एवरेज सैलरी, ठीक है। एवरेज सैलरी एएस, तो एवरेज है तो कुछ महीनों की हुई, यहां तो सीधा सीधा कौन सा था, लास्ट ड्रॉन सैलरी, द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। तो सैलरी एवरेज है कुछ महीने की होगी, कितने लिए, लास्ट 10 महीने। बंदा यहां फिर कंफ्यूज हो जाता है, या लास्ट 10 महीने में जिस महीने रिटायर हुआ लेना भी है, या उसको छोड़ के लास्ट 10 लेने हैं क्या ना, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब उस महीने का भी लेना है। रिटायरमेंट वाला महीना प्लस पिछले कितने हो गए, 9। तो इसलिए देखो हमेशा अपने नोट्स बनाते समय इंप्रोवाइजेशंस कभी बुरी नहीं होती। मैं तो ये भी कह देता हूं बंदा ना गलती ना करे तो क्या लिख ले, बल्कि 9 जमा 1 ऐसा ना लिख के क्या लिख ले,
1 जमा 9 मतलब अरे एक तो ये महीना हो गया रिटायरमेंट का, पिछले कितने हो गए 9 हो गए, टोटल मैथ्स में कितने हो गए 10। ऐसे चीजें टिकती हैं, क्योंकि पॉइंट ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सारे रहे हैं, पढ़ा सभी रहे हैं, लेकिन हाउ यू आर डूइंग इट दैट मैटर्स। 3 पेज में पूरा सैलरी एक एक सेक्शन एक एक वर्ड के साथ है। सो अरे वाह, यहां तो सैलरी का फॉर्मूला वही आ गया, कौन सा, HRA वाला। इसलिए मैं कहता हूं HRA को बेस बनाना चाहिए। और एंड में मैं एक चीज लिखवा भी दूंगा, HRA वाली सैलरी यहां क्या आई, सेम आई। HRA वाली सैलरी यहां क्या आई भाई, सेम आई। जैसे मैं मेरे वाली कंपैक्ट में ले जाऊं, मैंने तो यहां एंड में भी ले जाके किधर भाई, आजा जल्दी से, क्या लिखा हुआ, डिफरेंट मीनिंग ऑफ व्हाट, सैलरी। यहां ये, मतलब बंदा ने एक जगह ये भी चार्ट बना देता है, दैट राइट। सो हर चीज का बेटा जी तोड़ करने पे आओ, कुछ नहीं है। सो सैलरी का मीनिंग कौन सा आ गया भाई, HRA वाला गया। मतलब बंदे को क्या लिखना चाहिए, यहां गया तो लिख ले भाई साथ में, क्यों शर्मा रहा है, क्या लिख ले, HRA वाला सेम HRA वाला, क्या दिक्कत है, मैं जी ओके। तो इस पॉइंट को अगर हम सॉल्व करें, मेरे क्वेश्चन में चलते हैं, ये आ गया, ध्यान से देखो। मैंने कहा था पहली लिमिट सेम रहेगी, दूसरी भी क्या रहेगी भाई, इस पे क्या मार देंगे, एक तरह से काड़ा मार दो। अब हमें क्या लेनी है, एवरेज सैलरी लेनी है, 1 जमा 9 10 महीने की। देखो हम रिटायर कब हुए, 31/8 को। कब रिटायर हुए भाई, वेरी गुड, जल्दी से बताओ RPY कहां से स्टार्ट होता है, अरे 1/4/25 से नहीं, मैं 31 मार्च 26 नहीं गया, क्यों, क्योंकि मैं रिटायर हो गया। क्लियर है, कौन से महीने रिटायर हुआ, सीधा सीधा देखो 8वें महीने। अच्छा अगर मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलूं तो 8वें महीने में 8 महीने हो गए, दैट मीन्स मुझे इतना मालूम है, मैं फटाफट, क्योंकि मैं थोड़ा कॉम्प्लेन बॉय की तरह क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। 2025 के मेरे को मालूम है 8 महीने हो गए, तो अंडरस्टूड है 24 के मेरे को कितने लेने हैं, 4 2 3 2 लेने हैं। 12 महीने मत बना देना, एवरेज सैलरी 10 महीनों की लेनी थी। सर आ जाओ यार, सर ये आप 24-25 क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन में दिख नहीं रहा तुम्हें हेडिंग 24-25, क्वेश्चन ने थोड़ा टाइट बना दिया क्वेश्चन आपके लिए। कैसे टाइट बना दिया, क्योंकि इस तरह से डेटा आपको दे रखा। उसने क्या लिखा, ईयर 2000। पहली बात, सैलरी का मीनिंग में हमारा यहां ई लग गया, प्लस क्या लग गया, COT। ओके, ध्यान से देखना। तो बेसिक तो मेरा आएगा, क्योंकि DA एंटर लेना है, तो आपके पास DA पे क्या ठुक गया, काटा लग गया। अरे ओके और नॉट, जबकि पहले DA लिया था। बच्चा पागल क्यों होता है, सैलरी हो गया वो हो गया। तो एक बार ढंग से नोट सामने रख, इसको 4 क्वेश्चन सॉल्व कर, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। COT आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, कहता है ईयर 2025। उसने तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से डेटा दे रखा, हाँ ना बोलते जाओ, ठीक है दे रखा, मेरा क्या जाता है, मैंने ऊपर लिखा है, निकाल ही लिया कैलेंडर, यस और नो बोलते जाओ। तो मुझे मालूम है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से। मुझे मालूम है मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। DA तो मैंने लेना ही नहीं है। अब COT का ध्यान से देखो, कहता कितना मिला, कहां से मिला, इस फाइनेंशियल ईयर में मिला, इससे पहले तो था ही नहीं। तो ठीक है, मैं पूरा का पूरा ही ले लूंगा, हाँ या ना। तो ध्यान से देखो, ये कितना बन गया भाई, 7000। 8 चौक 32 और 4 36, अरे हाँ है ना 36। तो मेरे को मालूम है भाई मेरी बेसिक कितनी आ गई, 43,000। डी एंटर तो आएगा नहीं, ये कितना आ गया 5000, टोटल आ गया जी 48,000। एवरेज मैंने निकाली, डिवाइड बाय 10 मारूंगा तो एवरेज सैलरी कितनी आ गई 4800। हाँ या ना बोलते जाओ। अब मेरा फार्मूला क्या था, मैं लिखूंगा एवरेज सैलरी इंटू हाफ इंटू ईयर्स मारूंगा, और ईयर्स में 32 ही लेना है। तो ये लिया 48 इंटू हाफ 24 हो गया, इंटू क्या आ गया 32। बाकी वही फार्मूला है, टैक्सेबल माइनस व्हाट, लीस्ट। आर यू ओके और नॉट, ठीक है।
ध्यान से सुनो, एक और पॉइंट कहता है अगर ग्रेचुटी मिली, किससे मिली? फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर। हो सकते हैं भी ऐसे, पार्ट टाइमर हो, 2 जगह कर रहे हो, ठीक है, या पहले एक जगह की थी फिर यहां नौकरी ज्वाइन कर ली। कहता है टोटल एग्जाम्पशन कितनी रहेगी? ये थी ना, सरकार इससे ज्यादा नहीं देगी, 2 जगह दे रहे हो तो 40 लाख की एग्जाम्पशन ले जाओगे, 20। सो रिड्यूस अर्लियर एग्जाम्पशन फ्रॉम व्हाट? सिंपल उदाहरण, मैं पहले कहीं नौकरी कर रहा था, मेरे को ग्रेचुटी मिला, तो ये वाले में आया, चाहे मैं किस में आ गया? इसमें आ गया। अरे इतना तो समझ गए ना, ये पॉइंट किसके लिए है? ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स के लिए। ये इतनी अकल तो होगी, अरे हाँ है ना, ये ऊपर वाले दोनों के लिए, एक्सक्लूसिव कहीं नॉट कवर्ड बाय पोगा के लिए थोड़े हो गया। तो भाई मेरे को मालूम है कि अगर मैं चाहे इसमें था या इसमें था, मान लो मेरे को एग्जाम्पशन मिली 5 लाख की, कितनी मिली? अब मैंने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर ली, फिर ग्रेचुटी मिल गई, तो अब मैं जहां मिल गई, अब मैं बस इस 20 लाख को चेंज किससे कर दूंगा? 15 लाख से। ओके और नॉट? पक्का? तो कुछ भी नहीं था। जैसे मेरे क्वेश्चन में भी अगर यहां देखें कि कहीं ना कहीं बना दिया होगा मैंने क्वेश्चन कोई ना कोई। अच्छा ये समझ गए नहीं, तीसरा पार्ट मैंने इसके साथ कर दिया था, नॉट कवर्ड बाय होगा, राइट। तो चलो ये तो सिंपल ही है, काय को इस पे टाइम वेस्ट करना, वैसे ही रिवीजन कर रहे हैं। सो गाइस अब आता है आपका क्या? 10 का ये कमिटेड पेंशन। एक बार ऊपर दोबारा जाओ। अरे ड्यूरिंग सर्विस इफ रिसीव्ड क्या है? फुली टैक्सेबल। अब कमिटेड पेंशन का कंसेप्ट क्या है? देखिए साहब, मान लीजिए जो आपकी पेंशन है, आप रिटायरमेंट पर मिलेगी, लेट्स से वो तय हो गई 70,000 रुपए पर मंथ। कितनी? कब तक मिलेगी? जब तक डेथ ना हो जाए, तब तक आपको आपकी पेंशन से कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए एम्प्लॉयर के यहां से नौकरी छोड़ते हैं, एम्प्लॉयर आपके लिए दुआ मांगता है, भगवान आपको उठाए और मुझे बचाए। हर महीने देना पड़ेगा ना शगन 70,000 का। तो ये आपका राइट हुआ, आपको एक ऑप्शन होती है, आप इस राइट को क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं एम्प्लॉयर को। उस राइट को अगर आपने सेल कर दिया, इसे हम कहते हैं कम्यूट करवा लेना, इकट्ठा एक क्या ले लेना? लंप सम। दरअसल अभी हम 10 का ए में इसकी बात कर रहे हैं, और ये जब आप कम्यूट करवाएंगे, कितना करवाएंगे? मे बी होल या व्हाट? पार्शियल। क्वेश्चन टफ कब बनता है? जब वो पार्शियल करेगा, राइट। अब पार्शियल करेगा, बच्चा कैसे फंसता है? ध्यान से पहले की एग्जांपल समझना। मान लो आप रिटायर हो गए जी 31 दिसंबर को। कब रिटायर हो गए? क्वेश्चन ऐसे टफ बनता है। तो हमें मालूम है 9 महीने तक तो पूरी की पूरी क्या मिलेगी? फुल बेसिक मिलेगी, हाँ ना बोल दो। अब क्या आएगी? अब आएगी तुम्हारी मंथली पेंशन। क्या आएगी? तो लेट्स से ये जो पेंशन है ये तुमने कम्यूट करवाई है। क्या करवाई? ये तुमने करवाई 1 मार्च को। कब करवाई भाई? 1 मार्च को। तो हमें मालूम है मंथली पेंशन कितने की आई? 2 महीने की आई। वो तो 70,000 टैक्सेबल हो ही जाना। अब आपने कम्यूट कितनी करवाई? से 1/4 कितनी कंप्यूट करवाई? बच्चा आप क्वेश्चन करते समय गलती क्या करता? अरे मंथली पेंशन 3 महीने की आएगी, लेकिन 1 महीने की 70,000 नहीं आएगी, क्योंकि 1/4 क्या करवा चुका है वो कंप्यूट। तो मंथली पेंशन उसे मिलेगी तो जरूर, लेकिन कितनी मिलेगी? 70,000 का 3/4। हाँ या ना बोल दो। और मेरे एग्जाम्पल में 1 मार्च की बजाय अगर ये 1 फेब होता तो क्या होता? 2 महीने से मल्टीप्लाई करता मैं। पॉइंट वही होते हैं, बच्चा बस अप्लाई नहीं कर पा रहा। रिलैक्स रहो, लॉ ढंग से पढ़ाओ, लॉ के नोट्स आपके परफेक्ट हो, हु कैन स्टॉप यू, राइट। अब कमिटेड पेंशन की बात करने जा रहे हैं। देखो ये लिखा है हेडिंग कमिटेड पेंशन। पहली बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो क्या है? फुल एग्जम्प्ट। अब कहता है इसमें भी 2 बातें हैं। क्या तुम्हें ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली? कहता ग्रेचुटी मिल गई है तो पैसे तो काफी मिल रहे हैं, तो हम तुम्हें एग्जम्पशन पेंशन की कम देंगे। तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिल रही, ओहो हम तुम्हें एग्जम्पशन क्या देंगे? ज्यादा देंगे। मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करो क्वेश्चन। मतलब इतनी प्रोविजंस हैं, लॉन्ग रन में सर कैसे याद रहती हैं? लॉ इज नथिंग बट व्हाट? दैट यू नेवर फॉरगेट यार। वो लगाओ क्या टफ है? ई इज, व्हाट इज ई?
एग्जाम्पशन इज, देखो कितनी है, 1/3 ऑफ होल कमिटेड पेंशन। होल का मतलब 100%। सर कुछ समझ में नहीं आया, ग्रेचुटी नहीं मिली, देखो एग्जाम्पशन कितनी मिल रही है, हाफ मिल रही है। सर कुछ नहीं समझ में आया, देखो इसलिए मैंने एग्जाम्पल यहां पहले ही भर रखा है। मान लो आपने कितनी कमिट करवा ली, जैसे अभी मैं 1/4 3/4 जो भी कह रहा था, 60% करवा ली एंड रिसीव कितना हो गया आपको, 10 लाख। तो पहले तो इसका क्या निकालना है, होल निकालो। ये 10 लाख पूरी कमिटेड नहीं, किसका है, 60% का। तो होल कैसे निकलेगा, 10 लाख इंटू 100/60। अरे ये सुनो, ऊपर एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, भूल जाओ। जैसे यहां 1/4 क्या करवाई आपने, कम्यूट करवाई, और आपको मान लो रिसीव हो गए 20 लाख। तो पहले मैं होल कैसे निकालूंगा, 20 लाख इंटू 4/1, तभी होल निकली। कितना आ गया, 80 लाख। इस 80 लाख का 1/3 क्या मिल जाएगी मेरे को, एग्जाम्पशन। यही लिखा देखो यहां पे, इंटू वॉट, 1/3 है एग्जाम्पशन। और टैक्सेबल का फॉर्मूला यार मैं बार बार मुझसे लिखवा के क्या करोगे तुम, टैक्सेबल का फॉर्मूला तो वही है, रिसीव्ड माइनस वॉट, एग्जाम्पशन। ओके और नॉट। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली, सेम यही ऊपर वाला सेम है, बस 1/3 को किससे चेंज कर दें, 1/2 से कर दें। कॉमन सेंस, मैं तो यही लेके चलता हूं, इसलिए मेरे टिप्स पे याद रहता है। ओके और नॉट, सारे ओके हैं। लेकिन मैंने कमिटेड के साथ आपको मंथली भी बताया है, तो यहां पे चाहे आप अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने यही चीज होती है, अपने नोट्स वोट्स जो भी आप बनाओ या क्या है भाई, ना भूलिए मंथली पेंशन। या और बंदा क्या लिख देता है, अनकमिटेड पेंशन इज व्हाट, टैक्सेबल। ऑब्वियसली फुली, हाँ या ना, वो गलती ना हो। आइए आगे। इसी के साथ अगला जो चीज आती है वो थोड़ा सा बच्चा यहां फंसता है, उसको सबसे गंदा ये लगता है, लीव इनकैशमेंट। इसका मतलब क्या है, आपको हर साल छुट्टियां मिलती हैं, बड़े अच्छे कर्मचारी हो, छुट्टियां नहीं ली तो आपको एक फर्दर राइट मिलता है, छुट्टियां नहीं ली, काम किया, उसको कैश करवाओ, उसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। एक है हर साल की हर साल करवा लो, वो तो ड्यूरिंग सर्विस हो गया, टैक्सेबल हो गया। प्लीज यहां ना भूलो, आप इन्हें कब इनकैश करवाई है, रिटायरमेंट में, ठीक है। तो दैट इज फुली एग्जाम्प्ट। इसलिए ये जो नोट्स दिख रहे हैं, एक आधा वर्ड आपने एक्स्ट्रा डालना, दैट इज अप टू यू गाइस। लीस्ट इज एग्जाम्प्टेड। यहां मैं दिमाग, देखो एक तो सेक्शन वाइज भी जा रहा है, यहां मेरे को मालूम है सबसे टफ है, इसलिए मेरे दिमाग में एक चीज टिक जाती है। यहां एग्जाम्पशन की 4 लिमिट्स हैं। पहली 2 देखो सेम ही जा रही है, सेम जा रही है, एक चेंज है, 20 की बजाय 25 लाख है अमाउंट दिख रहा है, ओके और नॉट। 20 की बजाय 25 लाख। तीसरा और चौथा देखो आपको एस दिख रहा होगा, एवरेज सैलरी। बेटे ये था यहां पे भी एवरेज सैलरी, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो इजी हो गया। यहां तो एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। अरे सर यहां पे एक क्वेश्चन था, नॉट कवर्ड बाय पोगा, वहां एवरेज सैलरी आपने निकलवाई थी, सैलरी ऑफ 10 महीने इंक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जहां आपने 1/9 कहा। भाई यही क्लेश है, इसलिए इनकम टैक्स है तो बड़ा छोटा सा, बच्चे बावले होते रहते हैं, क्योंकि हर चीज में क्या क्लिकिंग है। तो नोट्स बेस्ट है, तो करना क्या है कि 3 पेज मैंने लिख के दिया, खा जाओ पी जाओ निचोड़ जाओ, कोई शॉर्ट नोट नहीं है, कोई भी किताब हो, XYZ एवरीथिंग कवर्ड ओवर हियर। मैं तो खुद का कंपैरेटिव या मेन बुक बता दिया, इतने पेज है, ये 3 में सारा है। तो यहां सर एवरेज सैलरी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो। एवरेज सैलरी का मतलब है सैलरी कितने की, 10 महीने की, लेकिन भाई साहब यहां क्या है, एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अब इसको कैसे, इतना कैसे याद रहेगा, बड़ी सिंपल तरीका, एक डायलॉग मार लो यहां पे, अरे 10 महीने कैसे देखने हैं, बैक गियर में गाड़ी चलानी है, हाँ या ना। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि लीव इनकैशमेंट में बैक गियर जाना है सर, क्योंकि उधर बैक गियर पूरा नहीं था, वहां 1 ले लिया था, प्लस क्या ले लिया था, नो। ये सिर्फ एक क्रिस्पी आपके स्टाइल होते हैं, आपकी जो भी जैसे आप याद रखना चाहो। गॉट इट, लिख दिया, एक्सक्लूडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। अरे सर यहां सैलरी का मीनिंग क्या है, अरे वाह HRA वाला ही है, ये देखो। तो हर जगह वो लिखते जाओ HRA वाला, HRA ना, तो HRA हिल रहा है ना ही क्या हिल रहा है आपका, बाकी मतलब लिखना क्या होता है, देखिए बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। सैलरी का मीनिंग क्या है, HRA एंड कौन सा, नॉट कवर्ड बाय व्हाट,
होगा ये वाला। इससे क्या होता है, बंदा कहता है मैं तीसरी बार ये सैलरी का सेम पढ़ रहा हूं, हर जगह लिखी जा, चौथी बार आएगा फिर लिख दे 3-4, हो गया यार, कहां जाएगा पे। बस बच्चा ये मेहनत नहीं करना चाहता, मेरे से बस मैं वो वन शॉट देख लिया, फलाने देख लिया, क्या बे वन शॉट भी होगा, इंसानों वाला होना चाहिए शॉट। आर यू वेटिंग? एक चौथा भी आ गया, यही क्लेश वाला असली है, मतलब जहां क्लेश वाला है यार उसके ऊपर इंसान एक स्टार मार देता है, अरे कहीं मल्टीप्लाई का साइन नहीं हुए, स्टार है। एवरेज सैलरी को किससे मल्टीप्लाई किया? लीव ड्यू से। अब लीव ड्यू क्या है? रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे ले रहे हो, लीव को इनकैश करवा रहे हो, तो पहले भी कुछ मे बी इनकैश करवा चुके हो, तो जितनी बची उसी को इनकैश करवाओगे, वो है लीव ड्यू। तीसरा तो बड़ा ही सिंपल था, उसको मल्टीप्लाई किससे किया था? 10 से किया था। कहता अब कैसे निकालें सर इसे? कहता है लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर लीव कितनी दे रहा है, और लॉ कहता है मैक्सिमम कितनी दे सकता है, फॉर व्हाट? CY मींस 1 साल के बदले 30 दिन की, माइनस व्हाट? जितनी तुम ले चुके। एक सिंपल एग्जांपल सुनो पहले तो, तुमने 30 साल नौकरी की, कितने साल करी? एम्प्लॉयर मैक्सिमम कितनी देगा? 30 दिन की 1 साल के पीछे, तो 30 साल के पीछे कितनी होगी? 30 हो गया। अरे हाँ या ना बोलते जाओ। और मान लो क्वेश्चन में लिखा आप अवेल कर चुके 18 महीने की, कितने की? पीछे कितने बच गए? 12। कर दो 12 से मल्टीप्लाई। अरे गॉट और नॉट? इस पे मैं कहूंगा पक्का 2-3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको डेज में भी कंप्यूट करना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन। ओके है, 4 लिमिट आई, 25 लाख हो गया, एवरेज सैलरी में बैकगियर वाला हो गया, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द मंथ हो गया, और मेन था लीव ड्यू से एवरेज को मल्टीप्लाई करना। और लीव ड्यू का फॉर्मूला क्या है? लीव अलाउड माइनस लीव अवेल्ड। लेकिन वहां ध्यान रखो एम्प्लॉयर मैक्सिमम कितनी देगा? 30 दिन की। सर थोड़ा सा इसको क्वेश्चन कराऊंगा एक हल्का सा। ओके, पेंशन वाला तो सर गया था, बताने की जरूरत नहीं। ओके, मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूं भाई, आ जा क्वेश्चन देखो। ये लीव एनकैशमेंट की मेन होता है, एक क्वेश्चन बंदा पिक करे और एक क्वेश्चन पे जितने पॉइंट्स बन सकते हैं। मतलब ये देखो मैंने एक एक क्वेश्चन पे क्या बना के दे रखे हैं कि एक क्वेश्चन अलग अलग सिचुएशन बना दो। ये होती क्वालिटी, फिर कहीं नहीं टिकता, फिर कहीं नहीं चीज जाती। ये पहली लिमिट लगी रिसीव्ड। कब रिटायर हुआ? 31/5 को। कितने साल नौकरी लगाई? 24 साल लगाई। लीव कितनी मिल रही है एज पर एम्प्लॉयर? 1.5 महीना मिल रही है फॉर ईच ईयर। क्या 1.5 महीना होगी अपनी? फॉर्मूला क्या दिया था मैंने लीव ड्यू का? लीव अलाउड बाय एम्प्लॉयर वो मैक्सिमम 30 दिन की होगी, तो इसके हिसाब से होगी 24। अरे ये सुनो बोलते जाओ, ठीक है। और जैसे देखो उसने कहा लीव टेकन कितनी होगी? 9 महीने। अरे है ना, पीछे कितनी बच गई? 15 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? एस को। अरे एवरेज सैलरी को। यहां एवरेज सैलरी में आओ जरा। कब रिटायर हुए? 31/5 को। बेसिक कितनी मिल रही है? 2,500 पर मंथ। एंड डीए कौन से वाला? एंटर वाला, HRA वाला ही मीनिंग था यहां पे। तो देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें भी वो मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनाया होता, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था ग्रेचुटी वाला, अरे हाँ है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। यहां तो मैं मालूम है 2500 जमा 500 कितना होता है भाई? 3,000 होता है। पिछले 10 महीने कुछ चेंज तो है नहीं, डेटा मल्टीप्लाई किससे होगा? 10 से आएगा। क्या आ गई? टोटल आ गई। और फिर डिवाइड बाय 10 करोगे तो एवरेज क्या आनी है? 3,000 यानी। कर लो सोल्व, खत्म। और क्या? ओके। बट वो डेज वाले क्वेश्चन करने जरूरी नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे थे। क्योंकि ये तो मोटे मोटे लेवल पे रिवीजन है, क्लास में बहुत कुछ हो लिया भाई। यहां पे भी सेम है। अगर क्या मिली आपको? लीव एनकैशमेंट। किससे मिली? फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर। जैसे ग्रेचुटी में था यार, तो हमने कहा था जैसे वहां कहा था टोटल एग्जाम्पशन 20 लाख रहेगी, यहां 25। सो रिड्यूस अर्लियर एग्जाम्पशन। रिड्यूस क्या करो? अर्लियर एग्जाम्पशन रिड्यूस करो। किस में से? फ्रॉम व्हाट? यहां 25 है भाई, वो ग्रेचुटी वाला सेम कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ठीक है। तो मैं भी वो लिखते हुए कॉपी पेस्ट सीधा सीधा कर दिया ना, इधर वाला लिखा हुआ, ठीक है।
ओके, तो असली ये था। अब मैं 2 पॉइंट इसके साथ आपको कवर करके दे रहा हूं जो इजी है, जिसमें अपने को इतना डिटेल में नहीं आता। एक है रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, मींस आपको निकाल दिया। आपको जब निकाल दिया जाता है ना, तो हमारे देश का एक कानून लगता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 47, उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो इसलिए यहां पे भी लीस्ट इज एग्जम्प्टेड है। सेम वही चल रहा है एक्चुअल रिसिप्ट। ग्रेचुटी में 20 था, लीव इनकैशमेंट में 25 लाख था, यहां कितना है 5 लाख, या जो पैसा मिल गया किसमें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। लिख के मैंने सारा दे रखा है कैसे कैसे मिलता है, बट ज्यादा इस रिवीजन वाले क्लास में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली अगर हमें क्वेश्चन भी आता है तो वो ऑलरेडी लिख के दे देते हैं। बाकी मैंने यहां दे भी रखा है। VRS स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। भाई आप खुद छोड़ के जा रहे हो, बट पढ़ना क्या होता है, यही VRS वाला पॉइंट। देखिए बार बार मैं ही चीज कहता हूं, जैसे VRS है, VRS को आपको रेड विद साथ में क्या करना चाहिए, PGBP हेड में भी आप इसे देखोगे। चलो देखोगे तो मैं सेक्शन उसका भी आपके लिए क्या नहीं करके दे रहा, कोट। तो मेन चीज वो होती है कि कौन सी चीज कहां आएगी। तो यहां पे देखो 4 लिमिट आ गई VRS में। पहली वही एक्चुअल रिसीव्ड, दूसरी शुगर है 5 लाख, अरे LDS फिर से आ गया, लास्ट ऑन सैलरी इनटू रिमेनिंग सर्विस इन मंथ्स। इसका मतलब क्या है, मान लो 4 साल पहले आपने नौकरी छोड़ दी, कितने साल पहले छोड़ी, तो 4 साल मंथ्स में होते हैं 48। लास्ट ऑन सैलरी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 48 से। तो रिमेनिंग का मतलब समझ में आ गया, किसको प्लस माइनस लिखे, एग्जाम्पल लिख दे यार। देन लास्ट ऑन सैलरी को किससे मल्टीप्लाई किया और फिर किससे मल्टीप्लाई किया, और फ्रैक्शन क्या करने हैं, इग्नोर, जितने साल नौकरी करी। मतलब दोनों में चलो LDS तो सेम है। जैसे यहां पे क्या था, लीव इनकैशमेंट में 2 जगह एवरेज सैलरी थी, एक जगह 10 से मल्टीप्लाइड थी, एक जगह लीव ड्यू से थी। यहां क्या लास्ट ऑन सैलरी है, एक जगह मल्टीप्लाइड है जितने महीने पहले तनख्वाह नौकरी छोड़ी, एक है लास्ट ऑन सैलरी को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया फिर कंप्लीटेड ईयर से किया। अच्छा वाह, सैलरी का मीनिंग क्या आ गया, अरे जितनी बार लिखते हो लिखते जाओ। क्या लिखोगे, HRA नॉट कवर्ड होगा, तीसरा लीव इनकैशमेंट वाला। बताओ, मैं जब ऐसे लिख रहा हूं तो चौथी बार याद होता है। आपकी दिक्कत, आप लिखना ही नहीं चाहते हो, हाथों पे लगी हुई मेहंदी, ये शॉट फलाना शॉट, ये मैराथन। अरे यार ढंग से एक बार पढ़ लो, खत्म करो जिससे पढ़ना है आपने, क्लियर। लेकिन यहाँ कंडीशन है लीव इन ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम मिलने की, 2 में से कोई भी एक, या तो कम से कम कितने साल की नौकरी करी, या आपकी उम्र क्या होगी, जैसे आप लगे ही 33 साल पे थे तो 7 साल हुई है, कोई टेंशन नहीं, मिल जाएगी VRS और आपको एग्जम्पशन। लेकिन ऑब्वियसली इनमें आपको अमाउंट क्या मिला, पहले नौकरी छोड़ दी तो पैसे, ये पता क्या होता है, एम्प्लॉयर क्यों पैसे दे रहा है, वो कहता है यार मेरे को इतने एम्प्लॉय चाहिए नहीं, अच्छी बात है ये छोड़ के जा रहा है, दफा हो, इतने पैसे ले। अब आपको एकदम पैसे मिल गए तो आपकी इनकम शूट होगी, तो नेचुरल 89 का क्या मिल जाएगा आपको, रिलीफ मिल जाएगा। ओके, तो ये थे आपके रिटायरमेंटल बेनिफिट। बस आप इसमें से ब्यूटी अगर निकालनी है, आप ये देखो, वो क्या देखना है इसमें, आपने एक ही जगह सारा सौदा जा रहा है, हाँ या ना। बच्चे कहते हैं हमसे रिटायरमेंटल नहीं याद होता, अब मेंटल हो जाते हैं। मैं कहता हूं ये हिस्सा इजी है, ये वाला थोड़ा सा ढंग से, खास करके जैसे मैंने कहा लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन, वो डेज वाला भी है, जो भी सिचुएशन आप करो। सो गाइस, क्योंकि पहला हिस्सा था लेक्चर का, थोड़ा इसको ढंग से देखना भी जरूरी था। आप इसके ऊपर 2-4 अपने प्रश्न देख लीजिएगा। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।